हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के अंदर क्या देखेंगे, कुछ तो देख ही लेंगे, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स देखा, सबसे पहले जो हमने देखा वो हमने क्या देखा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे भी हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो तुम टॉपिक को समझो कि टॉपिक किस तरीके से मूव कर रहा है। देखो सबसे पहले देखो, तुम्हें पता है यार, तुम्हें पता है ऑर्गेनिक कैसे पढ़ी जाती है। सबसे पहले पढ़ी जाती है कि सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जैसे अगला चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहले मैं अल्कोहल को उठाऊंगा, अल्कोहल की प्रिपरेशन देखूंगा कि अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा अल्कोहल की, और उसके बाद में देखूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस की रिएक्शन, कि ये रिएक्ट कैसे करता है, हाँ या ना। उसी प्रकार से ये चैप्टर चल रहा है। हमने हेलो एरीन्स की, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ ली है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, मैंने लिखवाई थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बारी है किसकी, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज की, किसकी, प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज में जो रिएक्शन हमें पढ़नी है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। इसके अंदर हमें 3 रिएक्शंस पढ़नी है। सबसे पहली जो हमें पढ़नी है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरी जो हमें पढ़नी है वो सेम रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो हमारे पास ये 3 तरीके की रिएक्शन है जो हमें क्या करना है, पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। वीडियो ऑन है, बिल्कुल ऑन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलो एल्केन में भी देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था, है ना। और क्या हुआ था फिर, रिएक्शन ऑफ मेटल देखा था हमने, है ना, ये देखा था हमने। तो एक एक करके हम इन तीनों को देखेंगे और कहीं ना कहीं जैसे ये तीनों खत्म हो जाएंगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो मैंने इस चैप्टर से अभी एक टॉपिक नहीं पढ़ाया है, एक टॉपिक नहीं पढ़ाया है, वो कौन सा, रेसिमिक मिक्सचर वाला, हाँ है ना, वो मैंने अभी नहीं कराया है ना, ठीक है ना, टेंशन मत लो, ठीक है। आओ बात करते हैं आगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो बेटा मुबारक हो, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे पास देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होना था हमारे पास, जैसे हमारे पास वहां पे क्या होता था, हेलो एल्केन होता था, अरे हाँ या ना यार, हेलो एल्केन होता था, वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल आता था, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो SN2 करेगा, अगर वो वीक है तो SN1 करेगा, और जिसकी वजह से क्या होता था, वो न्यूक्लियोफाइल उस पर लग जाता था, हाँ है ना, ये होता था। पर इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स के अंदर क्या होता है बच्चा, ये हमारा जो हेलो एरीन्स होता है, अगर यहां मैं मान लो X लगा दूं, X लगा दिया, X क्या है, X बेवफा है। देखो देखो इसके अंदर जैसे ही मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड करूंगा, न्यूक्लियोफाइल, जैसे ही मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, X हट जाना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल लग जाना चाहिए ना, है ना, जैसे उसमें हुआ था, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, X हट जाएगा, नहीं, नो रिएक्शन, बधाई हो। यानी कि हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, इस पे न्यूक्लियोफाइल आके नहीं लगता। अब एक मिनट, यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो आपके दिमाग में खुशी आ रही होगी, चलो थैंक गॉड, एक रिएक्शन तो कम से कम हमें याद नहीं करनी है, हाँ या ना, कि भैया चलो ठीक है, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक कारण, क्यों भाई, वो तो कर रहा था, वो तो SN1 कर रहा था, SN2 कर रहा था, ये क्यों नहीं कर रही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं रीजन की, और जब मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगा ना, तब तुम कहोगे इससे अच्छा तो कर ही लेता भैया, इतना याद करना पड़ा, इससे कर ही लेता। देखो याद नहीं करना, समझना है। देखो
हमारे पास हेलोएरीन है, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करता। तो यहां पे इंपॉर्टेंट नोट क्या आ गया, इंपॉर्टेंट नोट, हेलोएरीन्स डू नॉट परफॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बराबर है। अब बात है इसके रीजंस की कि भैया कारण क्या है, कि ऐसे क्या क्या कारण है जिनकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता। बराबर है ना, ठीक है। एनसीईआरटी तेरे पास होनी चाहिए। देख भाई, तू पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, और अगर एनसीईआरटी तेरे सामने नहीं है ना बेटा, नहीं आएंगे नंबर, नहीं आएंगे नंबर नहीं आएंगे। एनसीईआरटी अपने सामने रख, क्योंकि मैं यहाँ पे अंग्रेजी नहीं लिखवाऊंगा, मैं कहूंगा एनसीईआरटी से टेप ले। बराबर है ना, तो ध्यान से देखियो, है ना इसको, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं रीजंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसके लिए जगह चाहिए थोड़ी सी। बराबर है, नोट कर लो इसको, मैं रीजंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो सबसे पहला रीजन जो मैं बात करने जा रहा हूं, देखो रीजंस किस चीज के रीजन है, क्योंकि क्या हेलोएरीन जो है, हेलोएरीन समझते हो ना, हेलोजन लगा हुआ है एरीन पे, वो क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता। देखो रीजन फर्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट। भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है, अबे सब्र कर ले, सुनता जा। देखो रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट देखो क्या है। हमारे पास जब भी कोई हेलोएरीन होगा, हमारे पास जब भी कोई क्या होगा, हेलोएरीन, देखो देख, अगर तूने 11वीं में रेजोनेंस पढ़ रखा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो भी ठीक है। ध्यान से सुनियो, कान खोल के, हाथी की तरह बड़े बड़े कान करके देख, जैसे मेरे है ना ऐसा लगता है ना बड़े बड़े, अगर मैं बाल कटवा दूं तो ऐसा लगता है बड़े बड़े से लगते हैं। पीके पीके देखा तुमने, पीके देखो, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, हेलोएरीन है। यहां पे मान लो क्लोरीन लग रखा है, क्या लग रखा है, क्लोरीन। हम सभी जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। भाई ऑन है ना वीडियो, क्योंकि मेरे को ना यार कहीं जाना है, तो अगर मैं देख रहा हूँ कि वो ना हो जाए यार, कहीं मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ना, हो जाता है यार, मैं इधर आ जाता और वो ऑन नहीं है। अब भाई बड़ा मत्था भिनकता है भाई, दिमाग खराब हो जाता है कि साला वही बोर्ड जो अभी लिखा उसको मिटाओ, फिर ऑन करो, दोबारा बोलो, है ना, मौत आती है भाई, मौत। देखो मेरी याददाश्त बहुत गंदी है साला। देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, यार इधर देख यार, मेरी कहानी सुनता रहा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 2 8 7 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 7, आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7। तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बचे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या होगा देखो। अब ये बात हमें सबको पता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट के लिए कंजुगेशन कंजुगेशन कंजुगेशन, हाँ या ना, कंजुगेशन क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, माइनस सिंगल डबल बॉन्ड, प्लस सिंगल डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल डबल बॉन्ड, हाँ या ना, ठीक है। तो यहां पे क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। तो होगा क्या, होगा क्या, क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर रहा, क्यों इस पे न्यूक्लियोफाइल आके इसको हटा नहीं पा रहा है। इसका जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में। देखो क्योंकि रेजोनेंस, तो यहां पे कुछ ऐसा होगा, ये मेरे पास ऐसे 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 ऐसे। अगर ये देखो यहां पे क्लोरीन है, इसका ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर तो ऐसे ही रहेगा, पर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये लोन पेयर, बेटा ध्यान से सुनिए, अगर तूने 11वीं नहीं पढ़ी तो भी ध्यान से सुनिए, ये लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड बनाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। तो जैसे ही उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपने ऊपर क्या आ जाएगा, जब प्लस चार्ज। तो यहां पे क्या लगेगा, बॉन्ड। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसमें माइनस आना चाहिए, रुक तो जा, सबर तो कर ले। अब अगर ऐसा होगा तो इस कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, और कार्बन तो 4 बॉन्ड से ऊपर बनाता ही नहीं है, कार्बन तो 4 बॉन्ड से ऊपर बनाता ही नहीं है। तो इस बॉन्ड को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, लोन पेयर में। तो ये बॉन्ड कन्वर्ट होगा लोन पेयर में।
तो ये बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसमें, लोन पेयर में। और आपके डायग्राम बड़े बनने चाहिए ताकि दिखे, और ये बन गया यहाँ पे लोन पेयर। माइनस का मतलब क्या है, यहां माइनस का मतलब ये है कि ये जो कार्बन था वो अपना इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ही है, पर ये वाला जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था ना वो भी उसने ले लिया, तो उसकी वजह से क्या आ गया, माइनस। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। जब बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ उसके ऊपर प्लस आ गया क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ तो माइनस आ गया कार्बन के ऊपर क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगला डायग्राम। अब वापस क्या होगा, फिर कंजुगेशन, माइनस सिंगल डबल, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, है ना। जहां बॉन्ड खत्म होता है वहीं लगता है वो। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से स्ट्रक्चर को देखना, अगली क्लास में भी इन स्ट्रक्चर का काम है। क्लोरीन 1 2 3 4 इस पे प्लस है, और ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये इधर है। अब देखो क्या हुआ, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, तो ये बॉन्ड बन गया। अब क्या है, इसका माइनस हट गया। माइनस क्यों हट जाएगा इसका, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो अपना था, एक इसने जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा था वो इसने दूसरे को दे दिया ना, तो इसका माइनस हट जाएगा। लेकिन यहां से बॉन्ड पेयर चढ़ेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। ये लोन पेयर यहां चढ़ेगा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। अगले डायग्राम में क्या होगा, ये इधर बॉन्ड पेयर बनाएगा और ये बॉन्ड पेयर से क्या बनेगा, लोन पेयर। तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। अरे यार ऊपर डबल बॉन्ड भी तो है, थोड़ा मारूंगा साले के, ऊपर डबल बॉन्ड भी तो है। अब ये कुछ ऐसा आएगा, ये इधर है, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ इधर को ऐसे, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ ऐसे ऐसे, बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, और इस क्लोरीन के ऊपर प्लस है ही, और इस पे 2 लोन पेयर भी है ही, बराबर है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये बॉन्ड पेयर वापस किस में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर में। तो ये क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा, ये इधर, ये इधर। अब देखो क्या होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, तो बॉन्ड पेयर बन गया इधर को, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में वापस कन्वर्ट हो गया, तो क्लोरीन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को वापस मिल गया अपना, तो 1 2 3 4 5 6 उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, तो साइन हट जाएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, इस रेजोनेटिंग इफेक्ट के वजह से जो क्लोरीन, जो ये हेलो एरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक चल रहा है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि क्लोरीन हैलोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है। भैया हेलो एल्केन में क्या हो रहा था, हेलो एल्केन में कार्बन की चेन थी, उस पर क्लोरीन लगा हुआ था, यहां कहां से रेजोनेंस बनाएगा, लोन पेयर तो यहां पे भी है क्लोरीन के पास, पर रेजोनेंस कहां बनाएगा, उसके लिए कंजुगेशन भी तो होना चाहिए। तो हेलो एरीन्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंजुगेशन में चला जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है, जिस वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। अब देख मैं तेरे को एनसीईआरटी की एक एक लाइन सुनाता हूं, एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ध्यान से सुनिए। अब देख एनसीईआरटी निकाल ले, एनसीईआरटी निकाल, तेरे को दिखेगा। लास्ट क्लास में वुड्स रिएक्शन पढ़ाया था, वुड्स के नीचे ही लिखा हुआ है, बराबर है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। In haloarenes, the electron pair on halogen atom are conjugation with pi electrons of the ring, and the following resonating structure are possible. In haloarenes, the lone pair of halogen, वो कंजुगेशन दिखाएगा किसके, पाई इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, रिंग के साथ के, हाँ है ना। तो ये कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है ना। ये अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां नीचे से लिखना है। सी, ये देखो यहाँ पे कार्बन है ना, अरे सुन तो ले यार, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन CCl bond acquire a partial double bond character. एनसीईआरटी लिखती है CCl bond acquires a partial double bond character. तो एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, आप उसके पास पार्शियल परमानेंट नहीं है, पार्शियल
है ना, थोड़ा बहुत है कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज ऑफ हेलोएरिन्स इज डिफिकल्ट। अगर डबल बॉन्ड आ गया, ये बात तो तुम सभी जानते हो कि डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है, ट्रिपल की और छोटी होती है, सिंगल की लेंथ बड़ी होती है, तो सिंगल को तोड़ना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, देखेगा अरे डबल बॉन्ड है, तोड़ना मुश्किल है, नहीं लग पाएगा। आगे लिखती है एनसीईआरटी is difficult than haloalkane and therefore they are less reactive towards nucleo। इसी वजह से ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, किसके लिए, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई एनसीईआरटी ने जो ये लिखा हुआ है CCl बॉन्ड से लेकर कहां तक लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक, इसको नोट कर ले, बराबर है। मेरे से उम्मीद मत करिए मैं अंग्रेजी लिखूंगा, बराबर है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, एनसीईआरटी निकाल, उसको पढ़ और तेरे को समझ में आएगा कि हाँ एनसीईआरटी की लाइन है ये, हाँ है ना, ठीक। ये पहला कारण था किस चीज का, ये पहला रीजन था किस चीज का, कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं करता है। आओ दूसरे की बात करते हैं, नोट कर ले बेटा फटाफट से। बेटा ये सेकंड पॉइंट है, और इसको समझाने से पहले मैं तेरे को एक बेसिक बात बताना चाहूंगा, जो कि तूने ना 11th क्लास में पढ़ रखी है ना, अगर तू पढ़ा है तो 11th क्लास में तूने पढ़ रखी है। और वो बात क्या है देख, मेरी बात को ध्यान सुनियो। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुन। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, नोट, पहले एक इंपॉर्टेंट नोट सुन लो। है ना, नोट सुन लो एक पहले। ये बात आपको पता है कि अगर ये कार्बन है, अगर ये क्या है, कार्बन है, इसके अगर मान लो ऐसे 4 बॉन्ड बन रखे हैं, अगर इस कार्बन के ऐसे 4 बॉन्ड बन रखे हैं, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन पता है ना कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था, पहले वाले को S मान लो, फिर P1 P2 P3, बेटा S में 1 तक जाना है, P में 3 तक जाना है, D में 5 तक जाना होता है, बराबर है ना। तो ये S हो गया, ये P1, ये P2, ये P3, बराबर है ना। सारे बॉन्ड को काउंट करो, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही माना जाता है, बराबर है ना, ठीक है। तो अगर कार्बन के 4 बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, कार्बन की sp3, क्या हो गई, sp3। अगर हमारे पास ये है, ये कार्बन है, और मान लो एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल है, और एक तरफ ये है, अगर ऐसा है तो क्या हो गया, ये S, बेटे डबल बॉन्ड को भी एक ही काउंट किया जाएगा, तो ये ऑन कर दिया मैंने, हाँ, तो ये S, ये P1 और ये क्या हो जाएगा, P2, तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। और अगर मान लो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इसको काउंट किया जाएगा, एक तो ये S ये P, या ये S ये P, तो यहां पे क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp2, इसमें sp। एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना है ना। एनसीईआरटी डायरेक्ट रीजन लिख रही है, पर वो तेरे समझ में नहीं आएगा अगर तेरे को बेसिक नहीं पता तो। देख, ठीक है, देख, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें sp3 ठीक है, पर ये देखो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, मान लो मैंने लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन, यहां लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, और यहां लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर। ये हो गया परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। देखो हाइब्रिडाइजेशन वहां पर 3 है, एक तो sp3 कार्बन की, एक sp2 और एक क्या है, sp, बराबर, ठीक है। अगर मैं इसमें S कैरेक्टर के परसेंटेज की बात करूं, देखो इक्वल वेटेज देना है। देखो अगर यहां पे हमारे पास कौन है, 4 बंदे हैं, कितने बंदे हैं, 4, एक S है और 3 P है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक S है और 3 क्या है, P है। तो अगर मेरे पास 100%, तो हमारे पास 100% ही होता है। 100 में से अगर इन चारों को बराबर बराबर बांटना है तो कितना आएगा, 25% इसके हिस्से, 25% इसके हिस्से, 25% इसका, 25% इसका, यही आएगा। तो यानी S कैरेक्टर कितना है, 25%,
और पी कैरेक्टर कितना है, टोटल पी, भैया पी 25 है, थप्पड़ मारूंगा साले के, अरे टोटल पी पूछ रहा हूं, तो तीनों पी का कितना हो जाएगा 75%, तो ये हो जाएगा एस कैरेक्टर है 25%, एस कैरेक्टर क्या है 25%, और यहां पे पी कैरेक्टर कितना है 75%। अरे यहाँ पे यार sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s का योगदान 25% है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और p का योगदान 75% है, भैया p का 75, अबे तीन भी तो है, p तीन भी तो है, और sp2 में अगर मैं sp2 की बात करूं तो sp2 में क्या है, s 1 है और p 2 है, यानी हमारे पास ऐसा कुछ है कि पहले एक रोटी थी वो 4 बंदों में बांटनी थी, तो 25% जाएगा, यानी एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई। पर अगर हमारे पास 3 बंदे हैं और 3 रोटियां हमें एक रोटी है और इन तीनों में बांटनी है, तो 100 में से 33.3 इसके पास, 33.3 इसके पास और 33.3 इसके पास, हाँ है ना, कुछ ऐसा ही जाएगा भैया। ये तो फिर 99.9 हो गया भैया, बच गया 0.1, कान पे लगाऊंगा रैप्टर्स के, बराबर है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे एस का परसेंटेज कितना है 33.33%, और पी का कितना हो गया 67 ना, हाँ 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 67.67 ये आएगा ना, 6 7 3 10 1 कैरी 10 10 10, ठीक है 67.66 या 67.667 कर ले यार, ले बराबर है ना, इतना 66%, ठीक है। यानी पी का कैरेक्टर घट रहा है, एस का कैरेक्टर बढ़ रहा है। जब एसपी आया, अब तो यहाँ पे 2 ही बंदे हैं, तो एस को भी 50 पी को भी 50, तो एस कैरेक्टर कितना है 50%, और यहाँ पे पी कैरेक्टर भी कितना है 50%। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, हम लोग ये कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है, डबल बॉन्ड की थोड़ी बड़ी होती है और सिंगल बॉन्ड की लेंथ और बड़ी होती है। कारण क्या है, जहां पे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ गया वहां पे एस कैरेक्टर है 50%, और जहां पे ये डबल बॉन्ड आ गया वहां पे 33.33%, सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे क्या है 25%। मैं ये कहना चाह रहा हूं जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा, इंपॉर्टेंट नोट, मोर द एस कैरेक्टर, more will be, higher will be its electronegativity है, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर is directly proportional to electronegativity। यानी कि अगर मुझे इन तीनों कार्बन में बोला जाए किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, जिसके अंदर एस कैरेक्टर क्या है ज्यादा है, तो यानी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा sp में, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज्यादा, sp2 की कम और sp3 की और कम। तुम्हारे समझ में नहीं आया जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे समझ में आ गई है, पर नहीं आई है, मूर्खों हो ना तुम लोग। देखो दिमाग थोड़ी तुम्हारे पास है ना, भूसा है भूसा बेटा, गर्मी है ना बेटा, छाव में रहना बेटा, आग पकड़ लेता है, आग भूसा बेटा दिमाग में। देखो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं जितना ज्यादा एस कैरेक्टर, अब देखो मैं भागा, ये समझ में आ गया, परसेंटेज समझ में आ गया होगा, चल रहा है, हेलो बेटा चल रहा है, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कुछ तो समझ में आया होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं जितना ज्यादा एस कैरेक्टर है उतना ज्यादा उसकी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर है उतना ज्यादा उसका क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। देखो यहां से तुम क्या समझे, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से देख। अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंस इन हेडिंग का डाली थी रीजन, ये तो एक्स्ट्रा था सारा का सारा यार, ये तो सारा वो था जो तूने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ये तो वो बकायदी थी 11th क्लास में लिखवा रखा है तेरे को बकायदा हाइब्रिडाइजेशन के उसके अंदर, किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर, साला डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। देखो अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन कैसा होता है, ये कार्बन है और उस पे X होगा,
और उस पे 3 बॉन्ड ऐसे करके लगे होंगे, हेलो एल्केन हेलो एल्केन हेलो एल्केन, SN1 SN2 चलता है, हेलो एल्केन। एक हैलोजन लगा और 3 बॉन्ड लगे हुए। ओहो, तो 1 मिनट, ये कार्बन क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp1 p2 p3। तो हेलो एल्केन के अंदर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो हेलो एरीन्स है, हेलो एरीन्स है, हेलो एरीन्स कुछ ऐसा हो गया, मान लो X। अच्छा, यहां पे जो ये वाला कार्बन है ये कितना हाइब्रिडाइज्ड है, sp1 p2, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी कि जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है हेलो एल्केन के अंदर, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और हेलो एरीन्स के अंदर वो कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है। तो उससे क्या होगा, sp2 के अंदर sp2 के अंदर s कैरेक्टर ज्यादा, sp2 के अंदर s कैरेक्टर 33.33% और sp3 के अंदर 25%, इसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा, मोर s कैरेक्टर, मोर s कैरेक्टर, और इसके अंदर क्या आएगा, लेस s कैरेक्टर। हाँ या ना, अगर मोर s कैरेक्टर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। एक सेकेंड, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बे, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बेटा, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हैलोजन की तो ज्यादा होगी ही होगी। देखो असल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, ISCPH 2.5, पर यहाँ पे sp2 है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 2.6 हो गई, 2.54 हो गई, हाँ ना, बढ़ गई हल्की सी। तो मैं कहना चाह रहा हूं मोर s कैरेक्टर तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहां पे क्या आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एक सेकेंड, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे है इस कार्बन की, हैलोजन की तो होती है, इस कार्बन की भी ज्यादा है, हाँ या ना। और यहां पे क्या है, हैलोजन की ज्यादा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम है। अगर इस केस में इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की कम है, क्योंकि वो sp3 है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन लेके दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की, हैलोजन की भी, हैलोजन की तो ज्यादा होती है, हैलोजन ज्यादा दूर लेके नहीं जा पाएगा क्योंकि कार्बन भी खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, हैलोजन भी खींच रहा है, ज्यादा बॉन्ड लेंथ नहीं बन पाएगी। इस केस में बॉन्ड लेंथ छोटी आएगी, स्मॉल बॉन्ड लेंथ, स्मॉल बॉन्ड लेंथ, और इस केस में बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी, लार्ज बॉन्ड लेंथ। तो अगर स्मॉल बॉन्ड लेंथ है तो स्मॉल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, यानी सी, इस केस में सी एक्स का जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है, स्मॉल, और यहां पे सी एक्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, लार्ज, तो इसको तोड़ना आसान हो जाता है, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब मैं तुम्हें, एक मिनट, मेरी बात समझ में आई क्या बोला मैंने, मैं तुम्हें एनसीईआरटी की एक एक लाइन सुनाता हूं, देखो, है ना, देख रहा है, ऑन है भाई, चल रहा है भाई। देख एनसीईआरटी कहती है, देख बेटा खोल ले यार, एनसीईआरटी खोल ले यार बेटा, यार है ना यार, देख भाई, लीचड़ होगा, गया गुजरा बच्चा होगा, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा होगा, बिना एनसीईआरटी के बैठा होगा, सही बता रहा हूं मैं, केमिस्ट्री में तो खास कर। देख एनसीईआरटी क्या कहती है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड पॉइंट है, डिफरेंस इन, मिल गया ना तुम्हें, पता है ना कहां पे, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन के अंदर, सेकंड पॉइंट, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, CX बॉन्ड के बीच में हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस की वजह से, देखो क्या कहता है, इन हेलो एल्केन द कार्बन एटम अटैच्ड टू हैलोजन इज sp3, जो कार्बन एटम हैलोजन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, व्हाइल इन केस ऑफ हेलो एरीन, जो कार्बन हैलोजन से अटैच है वो sp2 है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अटैच sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डायग्राम बना रखे हैं, नीचे अंग्रेजी लिखी है, अब ये अंग्रेजी आपको लिखनी है द sp2 से अंग्रेजी लिखनी है कहां तक, आखिरी तक, बराबर है ना। इसको नोट करने के बाद आखिरी में यहाँ पे इसके बाद ना अंग्रेजी लिखनी है, ये द sp2 से लेकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक, देखो क्या बोल रहा है, द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद अ ग्रेटर s कैरेक्टर, sp2 का s कैरेक्टर क्या होगा, ग्रेटर, ठीक है,
इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी इसकी ज्यादा, एंड कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली, होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टाइटली। अब ध्यान सुनना, एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन हेलोएल्केन विद लेस s कैरेक्टर, इसके अंदर s कैरेक्टर क्या है, लेस है, CCl बॉन्ड। देखो वो कहना चाह रहा है, कह रहा है इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है 177 पिकोमीटर और इसकी छोटी है 169 पिकोमीटर, है ना, इस वजह से इसको ब्रेक करना आसान है और इसको ब्रेक करना मुश्किल है। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर पाएगा आसानी से और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। ये अंग्रेजी आपको लिखनी है द sp2 से लेकर, बराबर है ना, ये है, तो ये है सेकंड रीजन, है ना। तो देख बेटा ऐसा है ना, अरे दे इंसान की खुशी कितनी देर चलती है, तू बहुत खुश था कि चलो थैंक गॉड ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर रहा है, हाँ या ना, एक रिएक्शन नहीं, पर रीजन देख कितना कितना खूबसूरत रीजन है यार इसके, यार रेजोनेंस में जा रहा है ना, हाइब्रिडाइजेशन रीजन आ रहा है ना। और तीसरा मैं कराने जा रहा हूँ, चौथा मैं कराने जा रहा हूँ, पहले इसको नोट कर, वो एनसीईआरटी की अंग्रेजी लिख और देख तेरे को समझ में आ रहा है, बराबर है, लिख। देखो एक तीसरा पॉइंट है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन से उसका मतलब क्या है, ये मतलब है कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, एक हेलोएरीन है, एक हेलोएरीन है, इस हेलोएरीन पे हेलोजन लग रखा है, मान लो Cl लग रखा है या X लग रखा है, कुछ भी। अगर मैं ये कहूं कि देखो यार ऐसा है कि जैसे अगर तुम्हें याद हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, अगर तुम्हें याद हो कि SN2 के अंदर क्या हो रहा था, SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था कि उसको रिमूव कर रहा था और उसकी जगह खुद बैठ जा रहा था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन SN1 के अंदर क्या हो रहा था कि SN1 के अंदर पहले कार्बोकैटायन बन रहा था, कार्बोकैटायन, वहां पे कार्बन था तो कार्बोकैटायन बनेगा, या फिनाइल है तो फिनाइल कैटायन बनेगा। तो हमने कहा ऐसा कुछ करो कि भैया यहां से सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाए, मतलब ये खुद ही खुद हाइड्रोजन को निकाल दे। तो ये कुछ ऐसा बने कि यहां पे ये और यहां पे क्या आ गया प्लस, क्या आ गया प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन जाएगा प्लस X माइनस। अब हमने कहा अगर ये कुछ ऐसा कर दे जैसे SN1 में होता था कि कार्बोकैटायन बन जाता था और कार्बोकैटायन के बाद क्या आता था, न्यूक्लियोफाइल आता था, न्यूक्लियोफाइल इन्वर्जन रिटेंशन दोनों बनाता 50-50%। उसी प्रकार से इसके अंदर यदि मैं न्यूक्लियोफाइल को डालूं तो ये फिर क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। पर समस्या क्या है ना, ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, और कोई भी कंपाउंड एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड की तरफ क्यों जाएगा। अगर वो अच्छा खासा स्टेबल है तो वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड की तरफ क्यों जाएगा। तो सवाल ये है कि यहां से फिनाइल कैटायन नहीं बनता, ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन जैसे उसे बोलते हैं ना कार्बोकैटायन, ये होता है फिनाइल कैटायन। तो हमारी एनसीईआरटी ये कहती है, तीसरा पॉइंट वो ये कहती है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, वो ये कहती है in case of haloarenes the phenyl cation formed as a result of self ionization, जो फिनाइल कैटायन बनेगा सेल्फ आयोनाइजेशन से, will not be stabilized, ये स्टेबल नहीं होगा, will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism is ruled out। इस वजह से SN1 mechanism क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, बराबर है, हाँ है ना, ठीक है। बिल्कुल अंग्रेजी बिल्कुल लिखनी है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी इंग्लिश। बराबर है, एनसीईआरटी से देख के लिखो भाई लिखो। देख ऐसा कर सकता हूं मैं यहां लिख दूं एनसीईआरटी की इंग्लिश, क्या फायदा भाई यार, तो तू हाथ पैर ना चलाए। चौथा रिपल्शन, हाई रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच हेलोएरीन। अगर हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास हेलोजन लगा हुआ है, इस हेलोजन के अंदर क्या है, न्यूक्लियोफाइल अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल के पास माइनस है, न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो हेलोएरीन है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहां पे क्या होगा, हाई रिपल्शन होगा, क्या होगा, हाई रिपल्शन। कारण क्या है,
न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, और हेलो एरीन्स जो है हमारा हेलो एरीन है, हेलो एरीन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनके बीच में, देखो मेन क्या है, जो मेन 2 पॉइंट थे ना जो समझने में थोड़ी दिक्कत आती थी, वो थे वो, ये तो बच्चों वाले पॉइंट है भैया, फिनाइल केटायन स्टेबल नहीं होता इसलिए उसे ये नहीं बनाएगा, और इसमें क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा है जिस वजह से रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, तो मास्टर कहना चाह रहा है नो रिएक्शन, ठीक है नो रिएक्शन। अब ध्यान से अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसकी भी अंग्रेजी कहां से, एनसीईआरटी से देख के लिखनी है, दोनों पॉइंट चारों पॉइंट। हमने क्या देखा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, हमने क्या देखा, हमने ये देखा, ऑन है ना भाई, हाँ, हमने ये देखा कि हेलो एरीन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस का इफेक्ट आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट आ रहा है, फिनाइल केटायन स्टेबल नहीं है, और रिपल्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हेलो एरीन्स कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे, हाँ नहीं देंगे, बस अब यहां पे केमिस्ट्री है भैया, हम कुछ ऐसा तो करेंगे कि कहीं ना कहीं तो दे दें, ऑल्दो हेलो एरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देते सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पर एक स्पेसिफिक कंडीशन आती है, जहां पे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, यानी बधाई हो, हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसे हटा देगा हैलोजन को। भैया अभी तो आपने कहा कि नहीं देते, पर क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर रखने पर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देंगे, इन जनरल नहीं करते, बराबर है ना। तो एक साइंटिस्ट थे, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, इनका नाम था डॉज, बराबर है ना। तो डॉज ने क्या कहा, हम वो बात बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें कि उन्होंने क्या बोला, किस कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। बात समझ में आ रही, टॉपिक समझ में आ रहा है कैसे मूव कर रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। पहले हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेंगे, अब करेंगे तो किस कंडीशन पे करेंगे, नोट करो। तो बेटे अपना टॉपिक है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। तो बेटा क्या है ना यार ये देखो यार, तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है यार, है ना यार, समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन्स नहीं देते, पर एक स्पेसिफिक कंडीशन पे देते हैं। अब वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ना टॉपिक कैसे चल रहा है यार, एक तो सामने तो मैं पूछता भी हाँ भाई हाँ ना, अब यार समझ है ना यार, देख क्या हो रहा है। अगर मैं बोलूं तो हमारे पास क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरीन है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता है। देखो इस क्लोरोबेंजीन के अंदर हम लोग डालते हैं, देखो NaOH, वैसे एक्वस NaOH है ना, H+ में साइड में लिख दूंगा NaOH। टेम्परेचर 623 केल्विन, बेटा 623 केल्विन बहुत ज्यादा होता है। आजकल साला तापमान 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 273 प्लस में 45, 8 4 7 13 11 1 कैरी 3, 318 केल्विन करीबन, है ना। 318 केल्विन पे हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। सोचो ये 318 कितना ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है ये, है ना, यानी करीबन 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस तब जाके केल्विन में आएगा वो, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। और प्रेशर लिया जाए 300 ATM, 300 ATM। तो हमने ये देखा, और साथ में पहले स्टेप में ये, और साथ में डाल दिया जाए H+ आयन, एक्वस ना, एक्वस। देखो अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन ऑन करा ना मैंने, क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH at a temperature of 623 Kelvin and pressure 300 ATM, it converts into phenol। यहां से OH निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, और बधाई हो आपका क्या होगा, आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। आपकी न्यूक्लियोफिलिक, यहां पे OH लग जाएगा, ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन।
तो बधाई हो, आपने क्लोरोबेंजीन से क्या बना दिया, फिनॉल। यहाँ पे OH क्या है, OH न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुकी है। तो यानी क्लोरोबेंजीन ऑल्दो नहीं करता, पर एक कंडीशन दी है हमने, एक कंडीशन दी है हमने, क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद aqueous NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 atm pressure converts into फिनॉल, है ना। तो यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ये कंडीशन है ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज डॉज प्रोसेस, डॉग नहीं, डॉज प्रोसेस। तो इस रिएक्शन को क्या भी बोलते हैं, डॉज प्रोसेस, बराबर है ना। पर सवाल क्या है, सवाल ये है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सैंडमेयर करवाई थी ना आपको कुछ टाइम पहले, सैंडमेयर हो गया, ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, है ना यार, तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना यार। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, फिनॉल बन गया, NaOH 623, 300 atm प्रेशर, और ये बराबर ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज डॉज प्रोसेस, बराबर ना। और बस यही है, क्लियर है। पर मेरा सवाल ये है कि 623 केल्विन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अगर 623 केल्विन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इसको कम पे लाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर तुम इसे लैब में परफॉर्म कैसे करोगे, मान लो तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन पड़ा हुआ है और तुम्हें क्या चाहिए, फिनॉल चाहिए, तो लैब में तुम 623 केल्विन टेम्परेचर कैसे करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमें कि हमें इस टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो, सबसे पहले क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, हमने बता दिया क्यों नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हमने कहा इस टेम्परेचर पे करता है, हमने कहा ठीक है यार, ये कंडीशन है तो करता है, ठीक है यार। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसा करते हैं कि कम टेम्परेचर पे भी वो रिएक्शन कर जाए। तो वो क्या है, वो मैं अब बताने जा रहा हूं, इसको नोट करो पहले, है ना, ढंग से नोट कर बेटा। और बेटा तू देख रहा है यार, तेरे को ना एनसीईआरटी की एक लाइन आ रही है तेरे को यार, तेरे को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यार, ठीक है बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें क्या करना है बेटा, 623 टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, बहुत क्या है, ज्यादा है। अब उसको कैसे कम करें, देखो हमने क्या करा, हमने अगर ये हमारे पास क्लोरीन है, अगर मैं इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगाऊं, क्या लगाऊं, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो। नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इसके अंदर अगर मैं अब डालूं NaOH, तो तुम्हें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे NaOH अब NO2 की प्रेजेंस में अब अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो मुझे ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, ये 443 केल्विन पे काम चला लेगा, 443 केल्विन H+, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुमने 623 से 443 गिरा दिया, ये तुम कर सकते हो नॉर्मली, है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं NaOH 443 केल्विन H+, तो यहां पे क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल या 4 पे नाइट्रो, जो मर्जी बोलना है बोल लो, 4 पे नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या है, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, है ना, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूं 443 केल्विन, क्यों, क्योंकि NO2 क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप था। अब देखो, अगर मैं एक और कंडीशन बनाऊं कि मैं क्या करूं, एक तो क्लोरीन एक मैंने लगा दिया ऑर्थो पे NO2, और एक मैंने लगा दिया पैरा पे NO2। ओ भाई साहब, अब मैंने 2 NO2 लगा दिए, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइनाइट्रो, 1,2 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसके अंदर अगर मैं NaOH डालूं, अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो भाई मुझे NaOH डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ 368 केल्विन,
यानी टेम्परेचर और घट गया, टेम्परेचर और घट गया। दो पे अब तुम्हारे दिमाग में ही आ रहा होगा, भैया आपने तो कहा था कि फिनॉल बनाना है, तो ये NO2 का क्या करेंगे? अबे NO2 को तो रिमूव कर दिया जाएगा बाद में। अरे NO2 को किसी और एक्सपेरिमेंट से रिमूव कर दिया जाएगा, फिनॉल तो आ गया अपने पास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास क्या हुआ, डाई नाइट्रो बेंजीन से अगर हमने ये डाला तो हमारे पास बन गया OH। और कितने टेम्परेचर पे? ये क्या है, नाइट्रो, और यहां पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। ये क्या है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल। फिनॉल लिख रहा हूं, फिनाइल नहीं लिख रहा हूं। मैंने कहा एक काम करो, दो ऑर्थो पोजीशन होती है, एक पैरा पोजीशन होती है, तीनों पे लगा दो। तो हमने देखा कि अगर ऐसा है, यहां पे भी नाइट्रो, यहां पे भी नाइट्रो, और यहां पे भी नाइट्रो है, तीन तीन पोजीशन पे, यानी 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन लिख देना। अगर इसके अंदर में NaOH डाल रहा हूं इन द प्रेजेंस, और पता है क्या है, H+ की प्रेजेंस में, इसमें टेम्परेचर कितना देना है, वार्म वाटर। यानी कि अगर तीन पोजीशन पे लगा हुआ है तो गर्म पानी डाल दो, गुनगुना पानी डाल दो, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी, तीन तीन विड्रॉविंग ग्रुप की प्रेजेंस में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए, यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए, यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले हमने देखा डॉस प्रोसेस में क्या होता था, ठीक है, वो होता था, ठीक है। पर अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर कम करना है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाया, कौन है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाया, कहां पे, पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, है ना। तो पैरा पे लगाया तो मेरे पास क्या बन गया, 443, ठीक है, टेम्परेचर गिर गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो यहां से तुम क्या समझे, टेम्परेचर घट के कितना आ गया, 443। उसके बाद सेकंड केस में जब मैंने ऑर्थो और पैरा पे लगाया तो क्या आ गया हमारे पास, 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल, है ना, 368 केल्विन टेम्परेचर पे। और तीसरे वाले केस में तो सिर्फ वार्म वाटर। यानी तुम क्या समझे, सबसे पहले तुमने कहा कि रिएक्शन नहीं करता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, कोई न्यूक्लियोफाइल OH- आएगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फिर हमने कहा ना ना ना, एक कंडीशन है जहां पे आके लग जाता है। फिर हमने कहा देखो यार, ये कंडीशन में लग तो रहा है पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है यार, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर को कम कैसे करेंगे, हमने कहा ऐसा करो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। एक लगाया टेम्परेचर घटा, दो लगाया और घटा, तीन लगाया और घटा, साला, है ना। अब ये मत करिए 4 लगा दो, मेटा पे नहीं लगता, बराबर है ना, ठीक है। तो यानी यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई आपसे कह दे कि किसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसका रेट जल्दी है, रेट ज्यादा है, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स बेटा NSR का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे जल्दी रेट इसका है, तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, OH NO2 NO2 NO2। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन किसका रहेगा, ऑर्थो पे NO2, पैरा पे NO2, सॉरी क्लोरीन आएगा ना यहाँ पे, ये तो बना है ना। और उसके बाद किसका आएगा, क्लोरीन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई, हाँ है ना। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होता है, सबसे जल्दी इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, फिर इसका, फिर इसका, बराबर है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं यार तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये रख दूं, है, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने एक रिएक्शन खत्म कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला हमारे पास दो है, एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को लगभग निपटा देंगे, है ना। और बस बराबर ना, फिर हम अगली क्लास से क्या करेंगे, चैप्टर के सवाल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल सवाल जो बैक एक्सरसाइज के हैं उन सवालों को स्टार्ट करेंगे यार, है ना यार। तो आज का तेरा जो होमवर्क है वो ये है
कि तेरे को क्या करना है। तू बेटा दिमाग लगाएगा ना, तो दिमाग लगाएगा, तेरे से सारे सवाल हो जाएंगे यार। तो ऐसे कर 9 से लेकर, मैंने बोला था 9 से लेकर, दिया था मैंने होमवर्क, 9 से लेकर एक काम कर, 9 से लेकर ऐसे कर 18 तक कर, 9 से लेकर 18 तक कर, 9 से लेकर 18 तक जो जो हो वो कर, जो ना हो वो मैं कराऊंगा, मैं पूरी बैक एक्सरसाइज कराऊंगा, टेंशन मत ले इसकी यार, है ना यार, ऑर्गेनिक की, क्लियर है। और इस संडे से अगले संडे फिर टेस्ट लेंगे इसका, है ना यार, और बराबर है ना, ठीक है। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये है, क्लियर है। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। और बेटा पता क्या है यार, टाइम लिमिटेड है यार, समस्या ये है ना कि यार टाइम जितना हो पा रहा है ना, अब समझ रहे हो ना, ये लगता है तुम्हें कि 50 मिनट का लेक्चर आ रखा है, 45 मिनट का, नहीं लगता, उसमें 1 घंटे से 1.25 घंटे से ऊपर है, मिटाओ फिर लिखो, हाँ ना, बहुत लगता है उसमें, ये लाइटनिंग समय लगता है यार। और टाइम क्या है, लिमिटेड समय है, 1-1.5 घंटा मैं निकाल के आता हूँ कि 1.5 घंटे में मुझे यार करना है यार, है ना, 1.5 घंटे में करना है यार, है ना, 1.5 घंटे में, ताकि इतना प्रॉपर टाइम दे सकूं मैं, है ना यार। वरना फायदा क्या है कि, समझ आया ना तो फायदा क्या है फिर इसमें, है ना यार, ठीक है। और आलस आता है कभी कभी, बिल्कुल आता है, तो तुम्हें आता है ना पढ़ाई में, मेरे को भी आता है कि यार कौन जाए ऊपर, कौन बनाए, है ना, बेफजूल का, है ना, लेकिन नहीं यार करना है, जब मैंने बोला है तो फिर कर रहे हैं, क्लियर है ना यार। तो मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर, पढ़, बराबर है, ठीक है। सवाल कर, होमवर्क कर, 9 से लेकर 18, जो हो वो कर, जो नहीं हो छोड़ दे उनको, बराबर है ना, मैं कराएगा, क्लियर है, ओके, बाय।